आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम हरियाणा राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही गहरा डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल, हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये तंत्र काम कैसे करता है। और अगर हम इस पूरे सिस्टम की नींव की बात करें तो एक तारीख बहुत अहम है, 4 सितंबर 2014। हाँ, ये वही दिन है जब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अलग से स्थापना की गई थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि भाई स्वास्थ्य विभाग तो पहले से ही होता है, तो फिर इस नए विभाग की क्या जरूरत पड़ गई अचानक? देखो, यही तो इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी चाबी है। जो रेगुलर स्वास्थ्य विभाग होता है वो रोजमर्रा के इलाज या क्या कहते हैं मौसमी बीमारियों में ही व्यस्त रहता है। अच्छा, मतलब जो रूटीन काम है। हाँ, लेकिन जब सरकार का लक्ष्य ये हो कि राज्य के हर एक जिले में कम से कम एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो उसके लिए एक अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए होती है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ अस्पताल चलाने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर मेडिकल काउंसिल की मंजूरियां लेना और फैकल्टी की नियुक्ति तक बहुत सारे जटिल काम होते हैं। तो मतलब रोजमर्रा के इलाज और भविष्य के डॉक्टर तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। हाँ, एकदम सही समझे आप। लेकिन इसका असल फायदा क्या है? मतलब हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने से क्या होगा? क्या बड़े शहरों में एक बड़ा संस्थान बनाना ज्यादा आसान नहीं होता? आसान तो जरूर होता, लेकिन वो मरीजों के लिए नुकसानदेह भी है। देखो, जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनता है तो वो अपने आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में एक क्या कहते हैं हेल्थ इकोनॉमी खड़ी कर देता है। ओ, मतलब मरीज को छोटे इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्थानीय युवा अपने ही जिले में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उनके वहीं रुककर प्रैक्टिस करने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दूर की सोच है। लेकिन ये तो ढांचागत बदलाव हो गया। बीमारी के इलाज से ज्यादा जरूरी है बीमारी को रोकना, है ना? हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बिल्कुल। और इसी दिशा में 29 नवंबर 2022 को निरोगी हरियाणा योजना शुरू हुई थी। हाँ, और ये योजना पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर है। मतलब ये कि बीमार पड़ने से पहले ही बीमारी को पकड़ लो। बिल्कुल। ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को एकदम शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया जाए। सही बात है। किसी मरीज का आईसीयू का खर्च उठाने से तो बेहतर है कि उसे पहले ही जागरूक कर दिया जाए। एकदम सही बात। अच्छा, अब अगर हम इलाज के तरीकों पर आएं तो आमतौर पर सारा ध्यान एलोपैथी पर ही होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा समानांतर ढांचा आयुष का भी तैयार हो रहा है। हाँ, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का। बिल्कुल। और आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त 21 जिला अस्पतालों में आयुष विंग काम कर रहे हैं। और सिर्फ जिला अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं यानी सीएचसी, वहां भी 102 आयुष ओपीडी केंद्र बने हैं। हाँ, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी स्तर पर भी 106 ओपीडी केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतलब पूरा जाल बिछाया गया है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा की एलोपैथी के साथ जोड़ना इतना आसान है? मतलब ये इतना सिंपल तो नहीं होगा? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो है मानकीकरण और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी। हाँ, झोला छाप वाला जो मुद्दा रहता है। बिल्कुल। और इसी कमी को दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है? नहीं, ये सुनिश्चित करता है कि जो भी मैन पावर इन आयुष केंद्रों में जाए वो पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित हो। मतलब अप्रशिक्षित लोगों को सिस्टम से बाहर करने का एक बहुत ही संस्थागत तरीका ये। यहाँ बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम हो रहा है और इसके लिए क्या कहते हैं भौगोलिक विकेंद्रीकरण किया गया है। मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग केंद्र। हाँ, जैसे फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान संस्थान है जो पूरी तरह रिसर्च पर फोकस करता है। अच्छा। और पलवल के सीहोल में भी एक यूनानी अस्पताल है, राइट? बिल्कुल। और हिसार के मयड़ में एक एकीकृत राजकीय आयुष अस्पताल है। एकीकृत मतलब वहां मरीज की जरूरत के हिसाब से अलग अलग पारंपरिक पद्धतियों का एक साथ इस्तेमाल होता है। अरे वाह। और मैंने सुना है अंबाला के चांदपुरा में होम्योपैथिक अस्पताल और कॉलेज भी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है कि किसी एक शहर पर बोझ डालने की बजाय अलग अलग शहरों को अलग अलग पद्धतियों का केंद्र बना दो। ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है।
लेकिन अब थोड़े व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। ये बड़े संस्थान तो बन गए, लेकिन एक आम मजदूर या किसान के नजरिए से देखें तो वहां तक पहुंचना और खर्च उठाना बहुत बड़ी बाधा है। बहुत बड़ी बाधा है। और इसी पहुंच और सामर्थ्य के बिना तो कोई भी ढांचा सिर्फ कंक्रीट की इमारत ही है। हाँ, कोई फायदा नहीं उसका। इसीलिए आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, जिसे MMEY कहते हैं, वो लागू की गई। इसमें 7 प्रकार की जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल मुफ्त हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्घटना या हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वहां तो अस्पताल पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, परिवहन की भूमिका सबसे बड़ी है वहां। और इसी गोल्डन आवर को सुरक्षित करने के लिए 14 नवंबर 2009 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी। और आज तो ये सिर्फ कुछ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, मतलब पूरे राज्य में 574 एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा बेड़ा काम कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये एक तरह से चलते फिरते जीवन रक्षक कक्ष है। बिल्कुल। और इस बेड़े में मुझे एक पहल बहुत दिलचस्प लगी, किलकारी, या जिसे घर वापसी सेवा कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही खास पहल है। मतलब इसके तहत 46 एम्बुलेंस विशेष रूप से आरक्षित की गई हैं, जो नई माताओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित घर पहुंचाती हैं। ये इतना अहम क्यों है? देखो, प्रसव के बाद जो शुरुआती कुछ दिन होते हैं ना, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए संक्रमण के लिहाज से बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा, मतलब इन्फेक्शन का डर रहता है। हाँ, अक्सर होता ये था कि अस्पताल में तो डिलीवरी सुरक्षित हो गई, लेकिन घर जाते समय अस्वच्छ निजी वाहनों की वजह से नवजात शिशु संक्रमण का शिकार हो जाते थे। ओह, तो किलकारी सेवा इसी जोखिम को खत्म करती है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करती है कि अस्पताल का जो स्वच्छ वातावरण है वो उन्हें घर के दरवाजे तक मिले। ये तो बहुत ही बेहतरीन पहल है। अब जब बच्चों की बात निकली ही है तो किशोरों और बच्चों के स्वास्थ्य ढांचे पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ 2 बहुत बड़े कार्यक्रमों का जिक्र करना जरूरी है। पहला तो RBS के है, यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो 0 से 18 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग करता है। और इस स्क्रीनिंग का एक स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है। इसे 4D अप्रोच कहते हैं। 4D मतलब? क्या? मतलब जन्मजात दोष, बीमारियां, कमियां और विकास में होने वाली देरी। अच्छा, डिफेक्ट्स, डिजीज, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिले। बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे में सुनने या बोलने की क्षमता उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हो रही है, तो उसे स्कूल या आंगनवाड़ी स्तर पर ही पहचान लिया जाता है। और दूसरा कार्यक्रम RKSK है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो 10 से 19 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है। हाँ, क्योंकि ये वो उम्र है जब शारीरिक और मानसिक बदलाव सबसे तेजी से होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मान लीजिए स्कूल में स्क्रीनिंग के दौरान किसी बच्चे में कोई बीमारी मिल गई, तो क्या उसके बाद एक गरीब माता-पिता को अलग-अलग डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं? नहीं, इसी भटकाव को रोकने के लिए तो राज्य भर में 21 DEIC मतलब डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ सब एक ही जगह मिल जाता है? बिल्कुल, एक ही छत के नीचे आपको बाल रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट सब मिल जाएंगे। ये तो बहुत सुलझा हुआ सिस्टम है भाई, वाह। अब ये तो हुई ग्रामीण और बच्चों के स्वास्थ्य की बात, लेकिन जो एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करती है, उनके लिए क्या? हाँ, शहरों में तो स्वास्थ्य की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। वहाँ भीड़ है, प्रदूषण है, जीवन शैली का तनाव है। बिल्कुल। और इसी दबाव को देखते हुए मई 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की गई थी। हाँ, ताकि शहरों के जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लंबी लाइनें ना लगे। सही बात है। और अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें तो 17 जनवरी 2025 तक पूरे राज्य में 2722 आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। मतलब जो पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल दिया गया है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो नूह जिले का है, जहां 100% PHC और उपकेंद्रों को आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है। और नूह में ये सफलता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य सूचकांक काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। बिल्कुल।
और इन आरोग्य मंदिरों में सिर्फ दवाइयाँ नहीं मिलती, बल्कि वहाँ योग, जीवन शैली परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात होती है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब शहरों की इस आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा कामकाजी वर्ग का है। हाँ, जो कारखानों में काम करता है। हाँ, मजदूर और कर्मचारी। सोचिए, एक आम कर्मचारी जिसका वेतन 20-21 हज़ार रुपए है, जी, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका पूरा परिवार एक झटके में कर्ज में डूब सकता है। बिल्कुल। और इसी संकट से बचाने के लिए ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है ना। हाँ, ये उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिनका वेतन 21 हज़ार रुपए प्रति माह तक है। और इसका जो वित्तीय गणित है वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें वेतन का कुल 4% हिस्सा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कर्मचारी को सिर्फ 0.75% का योगदान देना होता है और बाकी का 3.25% वो नियोक्ता यानी कंपनी को देना होता है। तो अगर हम उदाहरण से समझें तो 20,000 वेतन वाले कर्मचारी को महीने के सिर्फ 150 रुपए देने होंगे। बिल्कुल। और इस मामूली सी रकम के बदले कर्मचारी और उसके पूरे परिवार को छोटी बीमारी से लेकर लाखों रुपए की सर्जरी तक का मुफ्त कवरेज मिलता है। बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक कवच है। और अभी इस प्रणाली के तहत 7 ईएसआई अस्पताल और 92 डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं। और ये ढांचा रुक नहीं रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बहादुरगढ़ और बावल में ईएसआई अस्पताल अभी निर्माणाधीन है। और इसके अलावा हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल और मानेसर जैसे औद्योगिक केंद्रों में भी नए अस्पतालों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन औद्योगिक विकास के साथ एक बहुत ही स्याह पहलू भी जुड़ जाता है, जिस पर हम अक्सर बात नहीं करते। आप बाल श्रम की बात कर रहे हैं ना? हाँ। जब परिवार आर्थिक तंगी से गुजरते हैं तो बच्चे मजबूर हो जाते हैं ढाबों या कारखानों में काम करने के लिए, जो उनके स्वास्थ्य को खत्म कर देता है। बिल्कुल। और इसी सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCLP काम कर रही है। और फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे बड़े जिलों में इस परियोजना के तहत 57 विशेष स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। हाँ, और इन स्कूलों का मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि उन बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की भरपाई करना भी है, ताकि वो मुख्य धारा में लौट सकें। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमने बहुत सी योजनाओं, इमारतों और वित्तीय मॉडल्स पर चर्चा कर ली। हाँ, ढांचा तो पूरा समझ आ गया। लेकिन किसी भी विश्लेषण का असली पैमाना तो जमीनी नतीजे होते हैं। अगर हम 2023-24 के स्वास्थ्य आंकड़ों को देखें तो क्या सच में कोई ठोस परिणाम निकला है? बिल्कुल निकला है। नीतियां कितनी भी अच्छी हों, सफलता तो आंकड़ों में दिखनी ही चाहिए। तो क्या कहते हैं ये आंकड़े? देखिए, अगर हम नवजात मृत्यु दर को देखें तो वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर अब 19 दर्ज की गई है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर? वो घटकर प्रति 1000 पर 33 हो गई है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। और अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें, जो किसी भी समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूचक है, वो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 110 दर्ज की गई है। और साथ ही पूर्ण टीकाकरण का दायरा 91.7% तक पहुंच गया है। वाह! लेकिन इन सब में मुझे जो आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है संस्थागत प्रसव का। हाँ, 98.3% डिलीवरी अब अस्पतालों या प्रमाणित स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही हैं। मतलब घर पर होने वाले असुरक्षित प्रसव अब लगभग खत्म होने की कगार पे हैं। बिल्कुल। और हमें इस 98% के पीछे छिपे उस सबसे बड़े तंत्र को नहीं भूलना चाहिए जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, हमारी 20,354 आशा वर्कर। बिल्कुल। ये वो महिलाएं हैं जो रात बेरात किसी भी मौसम में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाती हैं। ये सही मायनों में सबसे मजबूत पुल हैं। सही कहा। और इन बेहतरीन नतीजों को बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है कि भविष्य के लिए एक सक्षम मैनपावर तैयार रहे। हाँ, क्योंकि आज के आंकड़े कल तभी बेहतर होंगे जब हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर होंगे। और इसीलिए मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर इतना जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। वर्तमान में राज्य में कुल 2185 MBBS सीटें और 1043 PG सीटें उपलब्ध हो चुकी हैं। हाँ, और जो हमने शुरू में बात की थी ना कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य अब जमीन पर आकार ले रहा है। बिल्कुल। अगर हम निर्माणाधीन कॉलेजों की बात करें तो भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और नारनौल के कोरियावास में महर्षि चमन मेडिकल कॉलेज। हाँ, यमुनानगर के पंजीकुरु में श्री तेग बहादुर साहब मेडिकल कॉलेज और कैथल के सापनखेड़ी में भगवान परशुराम श्री तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज पर भी काम जोरों पर है।
इसके अलावा तो भविष्य की रूपरेखा भी पूरी तैयार है। जींद के हैबतपुर, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी के घसोला, पलवल के कोराली और पंचकुला में भी आगामी कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। मतलब आने वाले कुछ सालों में नागरिक घर से निकलेगा तो कुछ ही किलोमीटर में उसे एक सुपर स्पेशलिटी सरकारी संस्थान मिल जाएगा। लेकिन इन मेडिकल कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया में एक मॉडल ऐसा है जो पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। आप गुरुग्राम के खेड़की माजरा वाली विशेष परियोजना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने पढ़ा कि इसका वित्तीय मॉडल पारंपरिक सरकारी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, आमतौर पर कोई भी सरकारी कॉलेज पूरी तरह से राज्य के बजट से बनता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब ये असल में कैसे काम कर रहा है? इससे आप एक तरह की संस्थागत क्राउड फंडिंग कह सकते हैं। इसमें 3 अलग-अलग निकायों को शामिल किया गया है और अनुपात 40-40-20 तय किया गया है। अच्छा, मतलब 40% फंड GMDA दे रहा है और 40% नगर निगम वहन कर रहा है। हाँ, और बाकी 20% हिस्सा शीतला देवी बोर्ड की तरफ से आ रहा है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इससे एक ही विभाग पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता और प्रोजेक्ट के निर्माण की गति भी कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब अलग-अलग संस्थाएं अपनी ताकत मिलाती हैं तो बुनियादी ढांचा का विकास तेज भी होता है और उसकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है। सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि 2014 में एक विभाग बनाने के प्रशासनिक फैसले से लेकर आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने तक का सफर कैसे तय किया गया। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे आयुष को एलोपैथी के साथ मुख्य धारा में लाया जा रहा है। बिल्कुल, कैसे एम्बुलेंस का नेटवर्क गोल्डन आवर को बचा रहा है और कैसे ESI जैसी योजनाएं एक मजदूर को आर्थिक बर्बादी से सुरक्षित कर रही हैं। मतलब ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि नीतियों और आंकड़ों के जरिए तैयार किया गया एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत ही व्यापक और मजबूत तंत्र खड़ा किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अच्छा, वो क्या? देखो, हमने इतने बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, बेहतरीन मशीनें लगा दी और हजारों डॉक्टरों की फौज तैयार कर ली। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज समाज जिस तेजी से बदल रहा है ना, हमारी चुनौतियां संक्रमण से ज्यादा हमारी अपनी जीवन शैली से आ रही हैं। आप मोटापा, तनाव या डायबिटीज जैसी बीमारियों की बात कर रही हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या भविष्य की इन लाइफस्टाइल बीमारियों का मुकाबला सिर्फ इस कंक्रीट के मेडिकल ढांचे और गोलियों से हो पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर इन सब के समानांतर हमें अपने दैनिक जीवन, अपने खान पान और अपनी दिनचर्या के प्रति एक ऐसी जागरूकता का निर्माण करना होगा जो किसी भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से कई ज्यादा ताकतवर हो। ये एक ऐसा विचार है जो आंकड़ों और इमारतों की दुनिया से बाहर निकलकर सीधे हमारी अपनी आदतों से जुड़ता है। बिल्कुल। और शायद सही मायनों में स्वास्थ्य की असली शुरुआत भी यहीं से होती है।